गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये जो हमारा चैनल है ये पूरी तरीके से प्रतिष्ठित सरकारी परीक्षाओं में आपकी सफलता हेतु डेडिकेटेड चैनल है। यहाँ पे हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से आज जुड़ रहे हैं वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तथा शेयर करते रहें, जिससे और अधिक से अधिक स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ते रहें। साथियों, अभी इस समय हम लोग सुबह की जो क्लास है उसमें इस समय साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बायोलॉजी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उनसे प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप देख सकते हैं, वो है पोषण एवं उससे संबंधित रोग, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप देखेंगे कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे मिल जाते हैं। तो सभी साथी आज के लाइव क्लास के लिए आप सभी लाइव चैट में आ जाएं और यहाँ पे आप हर एक क्वेश्चन का आंसर और उसके जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग इस टॉपिक से महत्वपूर्ण 30 से 32 क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। आप सभी जल्दी से लाइव चैट में हमारे से जुड़ जाएँ। आज की जो टेस्ट सीरीज जो कि एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज़ है उस टेस्ट सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है कि पोषण का उद्देश्य क्या है? शरीर की वृद्धि एवं विकास, शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा की पूर्ति, रोगों से सुरक्षा, या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। हमने आपके लिए ये जो टेस्ट सीरीज शुरू किया है ये एनसीईआरटी की पुस्तकों में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उनसे संबंधित इन प्रश्नों का कलेक्शन है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ आप इसके डिटेल को एक बार देख सकते हैं कि जीव अपने शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, शारीरिक क्रियाओं हेतु, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तथा रोगों से सुरक्षा के लिए पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। पोषक पदार्थों को ग्रहण करके उनका उपयोग करने की जो प्रक्रिया होती है वो पोषण या फिर न्यूट्रिशन कहलाती है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे पोषण का जो उद्देश्य है तो ये चारों जो विकल्प हैं वो सही हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप देख सकते हैं कि भोजन की प्रकृति एवं उसके उपयोग की विधि के आधार पर जंतुओं में पोषण का एक प्रकार नहीं है। आपके विकल्प है पूर्ण भोजी पोषण, परजीवी पोषण, प्रकाश संश्लेषण, या फिर मृतोपजीवी पोषण। आप क्वेश्चन और उनके विकल्पों को देखते रहें जब तक मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, उसके बाद आप सभी तुरंत आंसर करते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। यहाँ आप इसको समझ सकते हैं कि भोजन की प्रकृति एवं उसे ग्रहण करने की विधि के आधार पर जंतुओं में पोषण के 3 प्रकार पाए जाते हैं। एक है पूर्ण भोजी पोषण, यह पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त भोजन को ठोस अथवा तरल रूप में ग्रहण करने की विधि है। इसके अंतर्गत शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी तथा अपमार्जक जंतु आते हैं। जबकि जो दूसरा प्रकार है उसे परजीवी पोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत एक जंतु किसी अन्य जंतु के साथ स्थायी अथवा अस्थायी संपर्क बनाकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे बाह्य परजीवी तथा आंतरिक परजीवी। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं मृतोपजीवी पोषण। इस पोषण विधि में जंतु मृत जंतुओं एवं पादपों के शरीर से कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करते हैं, जैसे कि कवक तथा जीवाणु इत्यादि। तो आप देखेंगे क्वेश्चन जो था ये आपसे पूछा गया था कि भोजन की प्रकृति में उसके उपयोग की विधि के आधार पर जंतुओं के पोषण का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें ए, बी तथा डी तो प्रकार है, जबकि जो सी प्रकाश संश्लेषण लिखा है वो इसमें प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख सकते हैं आप। पोषण की किस विधि को प्राणी संपोषण भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है परजीवी पोषण, पूर्ण भोजी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, या फिर प्रकाश संश्लेषण। इसमें आपको बताना है कि प्राणी संपोषण भी कहा जाता है पोषण की किस विधि को। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी।
पूर्णभोजी पोषण को ही प्राणी संपोषण भी कहा जाता है। इस पोषण विधि में जंतुओं द्वारा जटिल पदार्थों का ग्रहण करके उनका पाचन एवं अवशोषण किया जाता है। प्राणी संपोषण के 5 चरण होते हैं: अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा बहिष्करण। तो ये 5 प्रक्रियाएं हैं, इसके स्टेप्स हैं, और यहाँ प्राणी संपोषण के बारे में आपको डिटेल दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं आपके। ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज या फिर विटामिन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए कि ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जंतुओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन अनेक पोषक पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है। भोजन में सम्मिलित पोषक तत्वों को शरीर में उनके कार्यों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ, वो है आपके कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। यहाँ साथियों आप इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों के दूसरा है शरीर का निर्माण करने वाले पदार्थ, वो होता है आपका प्रोटीन। तीसरा है उपापचय क्रिया को नियंत्रित करने वाले पदार्थ, वो है आपके जल, विटामिन तथा खनिज। जबकि चौथा है प्रतिरक्षी क्षमता निर्मित करने वाले पदार्थ, वो है आपका खनिज तथा विटामिन। तो यहाँ आपसे पूछा था ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ, तो इसमें होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। बढ़ते हम अपने फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड किस पोषक पदार्थ के प्रकार हैं। आपके ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, खनिज लवण या फिर कार्बोहाइड्रेट। हमने अपने इस चैनल के माध्यम से जो भी टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लाते हैं, हमारा ये पूरा प्रयास होता है कि उसमें हम ऐसे प्रश्नों का समावेश रखें जिससे आपको आगामी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे सीधे ही मिले। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे इसका डिटेल देख सकते हैं कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। मोनोसैकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि। डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बनते हैं, जबकि पॉलीसैकेराइड अनेक मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है। इस प्रकार ये ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं, जैसे मंड, सेल्यूलोज, काइटिन तथा ग्लाइकोजन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है। आपके ऑप्शन है प्रोटीन, खनिज लवण, वसा तथा विटामिन। आपको बताना है कि कौन सा पोषक पदार्थ है जो कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, कि कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत का कार्य प्रोटीन द्वारा किया जाता है। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल पदार्थ है जो 20 एमिनो अम्लों के अनेक संयोजनों से बने होते हैं। प्रोटीन हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन का कार्य भी करते हैं तथा हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। प्रोटीन के विभिन्न प्रकार जो हैं वो है एंजाइम, हार्मोन, रक्षात्मक प्रोटीन यानी एंटीबॉडी, संरचनात्मक प्रोटीन तथा परिवहन प्रोटीन इत्यादि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग है। आपके ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर खनिज। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, प्रोटीन। यहाँ आप डिटेल देख सकते हैं कि अधिकांश प्राणियों के शरीर में के जीवित पदार्थ यानी कार्बनिक पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा प्रोटीन की पाई जाती है। सभी जीवित कोशिकाओं में प्रोटीन अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसके उपापचयी प्रक्रम में से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। आपके विकल्प है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर खनिज। साथियों मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से करा रहा हूं, आप इस वीडियो को जरूर 2 से 3 बार देखें और इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन के दौरान कई आपको नए पहलू या नए पॉइंट्स मिलेंगे, उन्हें आप जरूर नोट्स में लिखते रहें।
क्वेश्चन नंबर जो अर्थ है इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन बी फैट यानी वसा। आप देख सकते हैं कि वसा के उपापचयी प्रक्रम से अन्य पोषण पदार्थों की अपेक्षा सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। पूर्ण ऑक्सीकरण की स्थिति में 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा तथा 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा तथा 1 ग्राम प्रोटीन से 5.4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ ध्यान रखेंगे वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ से आपको जो भी 3 की पॉइंट मिल रहे हैं आप इसे जरूर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर जो 9th है, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया तो इसे आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं, आपके विकल्प फर्स्ट है कि लगभग एक समान होती है, तरुणों में उच्चतर और वृद्धों में न्यूनतर होती है, वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है, जबकि डी ऑप्शन है तरुणों में बहुत अधिक और वृद्धों में बहुत कम होती है। आप सभी जितने भी लोग लाइव इस वीडियो को देख रहे हैं आप जरूर लाइव चैट में से हमसे जुड़े, जो भी प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में एक बार ऑप्शन लिखकर जरूर बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9th है इसका आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। वृद्ध व्यक्तियों को तरुणों की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है क्योंकि वृद्धावस्था में उनके शरीर में मांसपेशियों तथा हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तथा शरीर में प्रोटीन संश्लेषण की दर भी कम हो जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो है आपका 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल की उपस्थित नहीं होते हैं। आपके ऑप्शन है चावल, दूध, अंडा या फिर सोयाबीन। आप देखेंगे विप यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके कई परीक्षाओं यानी एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ के एग्ज़ामों में भी, साथ ही साथ लोक सेवा आयोग के स्टेट एग्ज़ामों में भी आप देखेंगे इस सेक्शन से क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए चावल। यहाँ देख सकते हैं कि प्रोटीन का निर्माण करने वाले 20 एमिनो अम्लों में से 9 को अनिवार्य एमिनो अम्ल माना जाता है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें इन 9 अनिवार्य अमीनो अम्लों की उपस्थिति प्रचुर मात्रा में होती है वे संपूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं। दूध, मछली, अंडा, मांस तथा सोयाबीन आदि खाद्य पदार्थों से सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। जो 9 अनिवार्य एमिनो अम्ल हैं उनके नाम आप देख सकते हैं, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, छठा है मेथियोनिन प्लस सिस्टीन, सातवां है फेनिलिन या फिर टायरोसिन, आठवां है वैलिन तथा 9वां है हिस्टिडीन। तो आप देख सकते हैं जो 9 अनिवार्य एमिनो अम्ल हैं उनका भी नाम हमने यहाँ जिक्र कर दिया है और इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी संभावित एक्सप्लेनेशन हो सकता था उसको हमने आपको डिटेल दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं आपके निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता। आपके ऑप्शन है उष्मा, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें या फिर भारी धातु लवण। आप प्रश्नों को देखिए, इसके बाद अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहें। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी। देख सकते हैं आपके प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल के संयोजन से होता है तथा एमिनो अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के संयोग से बनते हैं। कभी कभी इनमें गंधक यानी सल्फर भी पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, अल्फा केरेटिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है किसमें आपको बताना है, वो है रक्त में, त्वचा में, ऊन में या फिर अंडों में। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं आप कि अल्फा कीरेटिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं कि अल्फा केरेटिन नामक तंतुमय प्रोटीन समूह का एक प्रकार है। अल्फा केरेटिन प्रोटीन स्तनधारियों की त्वचा के बाहर बाह्य स्तर, बालों, नाखूनों, जंतुओं के सींगों एवं खुरों आदि में पाया जाता है, जबकि बीटा कैरोटीन नामक प्रोटीन पक्षियों एवं सरीसृपों में पाया जाता है। इसमें पक्षियों के पंखों, नाखूनों, पंजों एवं चोंच तथा सरीसृपों के सल्कों तथा कवचों का निर्माण होता है। तो यहाँ आप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को समझ पाए होंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस पोषक पदार्थों की कमी के कारण होती है। आपके ऑप्शन है वसा, विटामिन, प्रोटीन या फिर डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसका जो आंसर है साथियों वो आप देख सकते हैं, वह है आपका ऑप्शन सी। प्रोटीन जो है वो जीव द्रव्य का मुख्य अवयव है। प्रोटीन की कमी से शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है तथा शरीर की वृद्धि, विकास एवं जैविक क्रियाओं के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, जो कि आप देखेंगे अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि गाय के दूध का रंग पीला सफ़ेद किस कारण होता है। आपके ऑप्शन है कैसीन, लैक्टोज, कैसीन के साथ कैरोटीन या फिर लैक्टोज के साथ ब्यूटेरिक अम्ल। आपको बताना है कि गाय के दूध का रंग पीला सफ़ेद किस कारण होता है। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देखेंगे यूपीएसआई, बिहार एसआई की वैकेंसी आ गई हैं और उनकी तैयारी के लिए हम लोग आपके लिए एक नए बैच को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो जो भी हमारे स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं वो ज़रूर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है, उसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। गाय के दूध में कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, जबकि कैरोटीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। यानी गाय के दूध में वसा की मात्रा भैंस के दूध की अपेक्षा कम होती है। गाय के दूध में लगभग 3.5 से 4% वसा होती है, जबकि भैंस के दूध में लगभग 7.2% वसा होती है। यहाँ आप इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके लिए 2 सूचियों को दिया गया है, उसको सुमेलित कर आपको सही कूट का चुनाव करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैक्टोज, लैक्टोबैसिलस, रेनिन, कैसीन और दूसरे साइड में आपको दिया हुआ दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, दूध का सफ़ेद रंग, दूध का मीठापन या फिर फोर्थ ऑप्शन है दूध का दही में परिवर्तन। इन दोनों सूचियों को सही सुमेलित कर आप नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प को चुनें। एक बार आप इसकी डिटेल को देख सकते हैं यहाँ। और इसके बाद आप इन विकल्पों को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है इसका आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। यहाँ पे सही सुमेलित कर दिया गया, आप इसे देख सकते हैं। लैक्टोज जो है वो दूध का मीठापन के लिए है, लैक्टोबैसिलस दूध का दही में परिवर्तन, रेनिन जो है वो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, जबकि कैसीन से दूध का सफ़ेद रंग होता है। तो आप उम्मीद है इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आप कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है फल, सब्जियां, पनीर तथा मिठाई। साथियों इस समय हम लोग अपने इस YouTube चैनल पे आपके लिए 2 टेस्ट सीरीज़ लेकर आते हैं। सुबह के 8:30 बजे आपके लिए साइंस NCERT बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, जबकि शाम के 8 बजे आप देखेंगे आपके लिए हमने पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो भी प्रश्न हो सकते हैं उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 अभी आपने सॉल्व किया, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। देख सकते हैं आप इसके एक्सप्लेनेशन को कि शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पनीर में प्रोटीन की उच्च मात्रा पाई जाती है, इसलिए यह मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। दूध से पनीर का निर्माण लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा ल्यूकोनोस्टाक सिस्ट्रोवोरम नामक जीवाणुओं के द्वारा दूध के किण्वन के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर जो 17 है कि विटामिन्स क्या होते हैं। कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव या फिर इनमें से कोई नहीं। जितने भी साथी अगर आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर नहीं भी आते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझते रहेंगे तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, कार्बनिक यौगिक। आप यहाँ इसके डिटेल को देख सकते हैं कि सर्वप्रथम वर्ष 1992 में वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, इसलिए ये भोजन के माध्यम से ग्रहण किए जाते हैं और विटामिन को सहायक आहार भी कहा जाता है। यहाँ इस एक पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि जो विटामिन होते हैं वो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, ये भोजन के माध्यम से ग्रहण किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं,
क्वेश्चन नंबर जो 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है। आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन दिया है कैल्सीफेरॉल, अस्थि रुग्णता, बी है नियासिन, पेलाग्रा यानी चर्मग्राह, सी है कोबालामिन या फिर संघातिक रक्ताल्पता, या फिर राइबोफ्लेविन बेरीबेरी। आपको बताना है कि दिए गए 4 विकल्पों में कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, राइबोफ्लेविन जो बेरीबेरी दिया है ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। यहाँ इसके डिटेल से समझ सकते हैं आप कि राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। मानव शरीर में इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है, जबकि बेरीबेरी नामक रोग विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से होता है। बाकी जो ऊपर के 3 विकल्प थे वो सही सुमेलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपके लिए कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर जो 19 है साथियों कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी यानी विटामिन सी। देख सकते हैं आप कि खट्टे फलों जैसे कि नींबू, संतरा, पपीता, अनानास, आम इत्यादि में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। यह कोलेजन नामक संरचनात्मक प्रोटीन के निर्माण, लौह के अवशोषण, घाव भरने तथा त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। तो यहाँ आप विटामिन सी के बारे में पूरा डिटेल समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। साथियों आज की जो टेस्ट सीरीज़ है जो पोषण तथा रोग से संबंधित है, तो इस टेस्ट सीरीज में हम लोग महत्वपूर्ण 33 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें वो है क्वेश्चन नंबर 20। इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी विटामिन सी। देख सकते हैं हम कि विटामिन सी मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होता है और यह जल में घुलनशील है, इसलिए बाह्य स्रोतों से इसे ग्रहण किया जाता है। विटामिन सी शरीर में अत्यंत कम अवधि तक ही रहता है और मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। इस प्रकार शरीर में इसका संचय नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो है, उम्मीद है ये सभी लोग सही भी बताएंगे कि रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई या फिर विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी विटामिन के। देख सकते हैं हम कि जो विटामिन के है वो यौगिकों का एक समूह है जिसमें विटामिन K1 हरी पत्तियों वाली सब्जियों से प्राप्त तथा विटामिन K2 मांस, अंडों, चीज से प्राप्त प्रमुख यौगिक है। विटामिन के चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है ताकि अधिक रक्त बहने से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त यह विटामिन अस्थि उपापचय तथा रक्त में कैल्शियम की मात्रा के नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उम्मीद है कि आप विटामिन के डिटेल को यहाँ समझ पाए होंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं आप कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। रिकेट्स, बेरीबेरी, रतौंधी या फिर किलोसिस। साथियों बायोलॉजी का सबसे मेन टॉपिक विटामिन माना जाता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको अक्सर परीक्षाओं में जरूर मिलते हैं। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए रिकेट्स। इसके डिटेल को समझ सकते हैं कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स के प्रभावित बच्चे पैरों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं तथा ऑस्टियोमेलेशिया से प्रभावित वयस्कों की रीढ़ की हड्डी झुक जाती है एवं हड्डियों की टूटने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इसके एक व्याख्या को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 23 है, अलसी किस पोषक तत्व में प्रचुर स्रोत है। देख सकते हैं आप कि अलसी किस पोषक तत्व का प्रचुर स्रोत है। विटामिन सी, ओमेगा 3 वसी अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल या फिर प्रतिऑक्सीडेंट्स। यह क्वेश्चन नंबर जो 23 है साथियों कि अलसी से पूछा था, तो इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आप जरूर नोट कर लीजिएगा इसका आंसर कि जो अलसी है वो समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है। इसमें
जो कि रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने से सक्षम होता है तथा संबंधित रोगों की संभावनाओं को कम करता है। बढ़ते हैं यहाँ से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। आपके ऑप्शन है आम, पपीता, गाजर या फिर डी ऑप्शन है दूध। क्वेश्चन है आपका कि विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर 24 का आप देख सकते हैं, वो है आपका ऑप्शन डी, दूध। यहाँ ध्यान रखेंगे आम, पपीता एवं गाजर जो हैं वो विटामिन ए के प्राकृतिक स्रोत हैं, जबकि दूध विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर जो 25 है कि हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके वृद्धि अवरोधक का कार्य करती हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शरीर की ऊष्मा का क्षय, आवश्यक शारीरिक द्रवों का क्षय, शरीर के लवड़ों का क्षय या फिर डी ऑप्शन है वातावरण से हानिकारक सूक्ष्मजीवों का प्रवेश। अभी तक जितने भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो आप ज़रूर एक बार जाएं और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर भी कर दें साथियों, क्योंकि हम आपके लिए जो प्रयास करते तो आप कम से कम इतना इसमें ज़रूर हेल्प करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये वीडियो मिल सके और उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो आप सभी इस वीडियो को ज़रूर लाइक तथा शेयर कर दें, फिर उसके बाद हम लोग इस आगे जो टेस्ट के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 25 है, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए। यहाँ डिटेल से समझ सकते हैं आप कि हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है, अर्थात यह शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है और शरीर को वातावरणीय ताप के प्रभाव से बचाती भी है। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं आप कि एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी है। 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम या फिर 45 ग्राम। क्वेश्चन एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी है। बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसका जो आंसर है, क्योंकि एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो है आपका ऑप्शन डी। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए पोषक पदार्थों की उपयुक्त जो दैनिक मात्रा है वो निम्नवत है। प्रोटीन जो है वो 45 से 46 ग्राम होना चाहिए, वसा 20 ग्राम, कैल्शियम 400 मिलीग्राम, जबकि आयरन जो है वो 300 मिलीग्राम। तो आपसे ये प्रोटीन पूछा था तो ये 45 से 46 ग्राम के मध्य, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 27 जो है कि वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के एक गंभीर रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है वो कौन सा है। आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन, एमिलाइड मोनोप्रोटीन, एमिलाइड मल्टीप्रोटीन, एमिलाइड प्रिकर्स प्रोटीन या फिर एमिलाइड लैप्टिक प्रोटीन। आपको बताना है कि एल्जाइमर रोग उत्पन्न जो होता है मस्तिष्क में वो किस प्रोटीन से। क्वेश्चन नंबर जो 27 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी। देख सकते हैं आप कि बीटा एमिलाइड प्रिकर्स प्रोटीन जो होता है मस्तिष्क के गंभीर रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति को मानसिक क्षमता कम हो जाती है तथा उसकी याददाश्त यानी मेमोरी जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 28 है आज की टेस्ट सीरीज का कि लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। आपके ऑप्शन है आमाशय, यकृत, फेफड़े या फिर गुर्दे। और क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं वहाँ पे वो है ऑप्शन आपका डी यानी गुर्दे। देखिए यहाँ डिटेल कि लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव गुर्दे यानी किडनी पर पड़ता है। शरीर में उपापचय के समय ऐसे अनेक पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। उन्हें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 29, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम या फिर डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी।
आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि जो आज की टेस्ट सीरीज़ है, जो कि जीव विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पोषण एवं रोग से संबंधित चल रहा है। इसमें आज टेस्ट सीरीज में 33 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, एपो एंजाइम। यहाँ ध्यान रखेंगे आप, एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है एवं एपो एंजाइम की सक्रियता के आधार पर इसे प्रो एंजाइम अथवा जाइमोजन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर जो 30 है आपके लिए, कि निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन के। हालांकि इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं। अब चलिए फिर भी क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार कि किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन डी, यकृत विटामिन के का संश्लेषण करता है। विटामिन के रक्त का स्कंदन करने में सहायता करता है। विकल्प में दिए गए चारों विटामिन वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो देख सकते हैं आप कि वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे आप। आपके ऑप्शन है आयरन, मैग्नीशियम, जिंक या फिर कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, कोबाल्ट। देख सकते हैं कि विटामिन B12 का प्रमुख घटक कोबाल्ट है। विटामिन B12 का जो दूसरा नाम है वो है साइनोकोबालेमिन। इसका जो स्रोत है वो है मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध इत्यादि। तो यहाँ ध्यान रखेंगे जो B12 है वो कोबाल्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर जो 32 है कि विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? थायमीन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन या फिर रेटिनॉल। इसका मैं जिक्र जो है ऊपर के प्रश्नों की व्याख्या के दौरान भी किया हूँ, तो जिन्होंने भी ध्यान से सुना होगा इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर जो 32 से साथियों इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, राइबोफ्लेविन। देख सकते हैं आप कि विटामिन B2 एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। दूध, पनीर, पत्तेदार हरी सब्जियां, फलियां, टमाटर, यीस्ट, मशरूम आदि विटामिन B2 के अच्छे स्रोत हैं। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से शरीर के भार में कमी आ जाती है तथा साथ ही त्वचा, ओठ तथा जिह्वा में रूखापन आ जाता है। आज की टेस्ट सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख सकते हैं आप कि कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या फिर विटामिन सी। एक बार मैं क्वेश्चन आपको रिपीट कर देता हूँ कि कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आप आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 33 था साथियों इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन बी, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। मनुष्यों में विटामिन डी के मुख्यतः 2 यौगिक पाए जाते हैं, विटामिन D2 अथवा कोलेकैल्सिफेरॉल तथा विटामिन D3 जिसे एर्गोकैल्सिफेरॉल। ये सूर्य का प्रकाश का विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। आप ध्यान रखेंगे जो सूर्य का प्रकाश है वो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। तो साथियों ये तो आज की जो टेस्ट सीरीज का हमने सेकेंड टॉपिक जो बायोलॉजी का लिया हुआ था उसको हमने उसके महत्वपूर्ण 33 प्रश्नों को सॉल्व किया। यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं चाहूँगा कि यहाँ जो आगे जो वीडियो में आप देख सकते हैं कि आविष्कार आविष्कर्ता, ये मैं बोल नहीं रहा, आप इसको देख सकते हैं और इस वीडियो को 1 से 2 बार देख के इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जहाँ से आपको ये क्वेश्चंस भी आपको तैयार हो जाएंगे। तो साथियों आज की वीडियो के जो भी क्वेश्चन थे आपको कैसे लगे वो हमें आप अपने इस कमेंट सेक्शन के फीडबैक में ज़रूर बताएं तथा साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण 33 प्रश्न आज हम लोगों ने सॉल्व किए इसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहें। ये हमारा जो टेस्ट सीरीज़ का तरीका है आपको स्व मूल्यांकन करने का सबसे बेहतर तरीका है और आप हर सुबह और शाम के टाइम हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसको ज़रूर आप हल किया करें। यहाँ से आपको निश्चित तौर पे आपको आगामी परीक्षाओं में फ़ायदा मिलेगा।
ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज़ में हम इतना ही रहने देते हैं और चलते चलते हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे थे और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। हमारे चैनल की जो ID है वो आपको पता है कैरियर पॉइंट DLN के नाम से है, उसे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस का नंबर है। साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप हमारे कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और आपको जो भी परेशानी है, आप क्वेश्चन है, आप उसका ज़रूर सल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम एक साइंस के नए टॉपिक के साथ कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।